नमस्कार। मैं भावना मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका सशक्त समाज के इस खास मंच पर, जिस पर आज हम बात करेंगे भारतीय जाति व्यवस्था पर, जिसमें हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे भानु चतुर्वेदी जी। चर्चा शुरू करें उससे पहले मेरा आप सबसे खास अनुरोध है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। भानु जी, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम पर। नमस्कार। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आज हिंदू विभिन्न जातियों में बटा हुआ है और भारत में जातियों का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसके आरंभ में प्रकाश डालिए। भावना जी, इसका मतलब एक संकलित इतिहास नहीं है। और जैसे कि जब भी ये व्यवस्था बनाई गई होगी वह निश्चित तौर पर जन कल्याण के लिए बनाई गई होगी। जैसे कि जैसे संविधान आज की डेट में हमारे लिए तो प्रथम शास्त्र हमारा संविधान है। तो जब हमारा संविधान लिखा गया है वो निश्चित तौर पर जन कल्याण के लिए लिखा गया था। वैसे ही जो हमारी वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, जाति व्यवस्था इसे मत कहिए, इसे आप वर्ण व्यवस्था करिए। जाति व्यवस्था जब भी आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे यह जन्म दर जन्म ऐसा बंधन के रूप में बनाया गया हो, जबकि ये बंधन नहीं था ये जन्म दर जन्म ही। आजकल के जो सेकुलर बुद्धिजीवी हैं, जब उन पर जाति व्यवस्था की बात होती है, अगर वो हिंदू धर्म को डिफेंड बचाव में भी आते हैं तो यही कहते हैं कि ये जन्मजात व्यवस्था नहीं थी। ये व्यवस्था जन्मजात के लिए ही बनाई गई थी, लेकिन जन्मजात नहीं थी। यह बंधन नहीं था कि आप इसी व्यवस्था पर रहेंगे, लेकिन यह इसीलिए बनाई गई थी ताकि आप इस व्यवस्था पर रहें। इसको आप इस तरह समझिए कि आज से हजारों साल पहले, इसका कोई निश्चित इतिहास नहीं है, लेकिन हम इसे लाखों साल पहले भी कह सकते हैं। हजारों साल तो मतलब ये हो जाता है कि हम कुछ युगों की बात कर रहे हैं। ये व्यवस्था युगों युगांतर से शुरू हुई। शुरुआती समय यह शायद प्रयागराज के संगम से शुरू होती है, जब देश के मस्त क्षेत्रों से जो बुद्धिजीवी हुए, जो उस समय के आचार्य हुए, या फिर ये कह सकते हैं कि जो उस समय के वैज्ञानिक थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने यज्ञ की शुरुआत की। और उस यज्ञ के बाद यह निर्धारण किया कि समाज के कल्याण के लिए हम क्या करें, जिससे कि लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। हर बार एक बेहतरीन बनने का मतलब, कोई कोई काम कर रहे हैं उसके लिए मेच्योरिटी जो चाहिए होती है, उसकी ज़्यादा बिना मेहनत किए कैसे वो मेच्योरिटी पाई जा सके। उन्होंने जब वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की तो उन्होंने इस निश्चित किया कि किसे पढ़ना है, किसे देश के लिए रक्षा करना है, किसे व्यापार करना है, और किसे समाज के बाकी सामाजिक कार्य करने हैं, जैसे सेवा है, सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे डिफाइन कर दिया गया कि ये लोग पढ़ेंगे, या फिर वो कोई भी लड़का जो होशियार होगा बचपन में, वह एजुकेशन के लिए होगा, वह शिक्षा के लिए होगा, उसका जो कि नॉलेज पावर बहुत ज़्यादा है। लेकिन यह भी तुलना कर दी गई कि अगर आप, बेहतर है कि आप जब गुरुकुल में जाते हैं उस समय ही बच्चे का यह मनोदशा पता चल जाती है कि वह ब्राह्मण बनने योग्य है, मतलब पढ़ाई शिक्षा की दृष्टि में, चिंतन की दृष्टि में तेज है, कि वो बलशाली है और लड़ने के लिए सक्षम है, मतलब क्षत्रिय बनने के लिए सक्षम है, कि वो व्यवहार कुशल है, और कि वह वैश्य बनने के लिए, व्यापारी बनने के लिए सक्षम है, कि वह अपने काम से मतलब रखता है, अपना काम जो भी उसको दिया जाए वो बहुत बेहतरीन ढंग से करता है, और बाकी लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रखता, मतलब वो एक सर्विस सेक्टर के लिए, मतलब वो शूद्र के लिए, ठीक है। यह आप गुरुकुल से निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जेनेटिक रूप से किसी, मतलब आप ये समझिए कि किसी चीज़ को बेहतर से बेहतर से बेहतर करना है, जैसे कि आप एक आपको दुनिया में अगर सृजन का सबसे बड़ा उदाहरण है, सृजन मतलब किसी चीज़ के पैदा होने का सबसे बड़ा उदाहरण है, तो वह है बीज। एक अंकुरित बीज को आप समझिए कि जब आप एक अंकुरित बीज को डाल देते हैं ज़मीन पे, तो आप इतनी अच्छी खाद देते हैं, उस बीज की कितनी अच्छी गुणवत्ता है, इससे यह निर्धारित हो सकता है कि उसकी उपज कितनी होगी। जी। ठीक है। फिर आप उस पर खाद डालेंगे, मतलब जो अपनी शिक्षा दे रहे हैं वह किस किस्म की है, उसका मौसम का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब कुछ क्लियर हो सकता है। लेकिन अगर गेहूं का जो बीज है, उस एक बीज में 50 दाने आते हैं, तो वह सर्वदा ही 50 ही आएंगे। आप ज़्यादा सेवा कर लेंगे तो 50 से 55 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा वह नहीं आएंगे। या फिर कम सेवा करेंगे तो थोड़ा कम आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसके
इस पे और ग्रोथ चाहते हैं, गुणोत्तर विकास चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? निश्चित तौर पर आप बाजार में जाएंगे और अगली बार जब गेहूं बोएंगे तो उसके लिए हाइब्रिड बीज ढूंढेंगे। जी। ये जो हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट है, आज दुनिया हर चीज़ में हाइब्रिड के पीछे पड़ी है, कैसे बेहतर हाइब्रिड पैदा किया जा सके। तो जब हाइब्रिड की बात करते हैं तो हमको जाति व्यवस्था को अपने समझने की जरूरत पड़ती है। हम निश्चित तौर पर एक कुशल कारीगर को पहचान कर उसको किसी तरीके का काम दे सकते थे। वह शूद्र की श्रेणी में भले आ जाए, और उसको हम बेहतरीन काम दिया और उसने बहुत अच्छा काम किया। एक कुशल वक्ता है, उसका व्यवहार अच्छा है, उसकी गणित अच्छी है, तो उसको हम निश्चित तौर पे व्यापार का काम देंगे और बहुत अच्छा व्यापारी बनेगा। लेकिन सर्वश्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठों में भी हमेशा श्रेष्ठ आता रहे, ऐसा कुछ बनाने के लिए क्या करें? ऐसा कुछ बनाने के लिए जेनेटिक विकास चाहिए होता है। हाइब्रिड क्या है? जेनेटिक विकास है। आज के बीज में, बीज और सभी चीज़ों में, जैसे रक्षा के क्षेत्र में हो गया, हर चीज़ों में, दवाइयों के क्षेत्र में हो गया, हम हमेशा जेनेटिक विकास की बात करते हैं। अनुवांशिक गुण, अनुवांशिक गुण हमें पौधे में भी डालना होता है। तो ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक कोई फैक्ट्री से कोई पौधा प्रकट कर लेते हैं। फैक्ट्री से कोई पौधा बनता नहीं कि हाइब्रिड बन के आ गया। उसके लिए जेनेटिक विकास की जरूरत पड़ती है। एक रिसर्च होता है, एक बीज पर उसकी एक पीढ़ी के बाद रिसर्च होता है, फिर उसकी दूसरी पीढ़ी को रिसर्च करता है। पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी थोड़ी बेहतर होती है, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी थोड़ी और बेहतर होती है, तीसरी से चौथी और अच्छी होती है। और उसी संकलन को जब हम आते हैं तो हमने देखा कि जो हमारा बीज 50 दाने पैदा करता था, वो 150, 200, 250 दाने पैदा करता है। और बीमारी भी कम आ रही है, कम पानी भी लग रहा है, मतलब कम पोषण से ज़्यादा अच्छा गुणवत्ता रिजल्ट हम पाते हैं। यही हमारे जो आर्यों का, मतलब आर्य हम सर्वश्रेष्ठ हो गए थे। जो श्रेष्ठ पुरुष होते थे उन्हें आर्य कहा जाता था। तो जो उस समय के ऋषि मुनि थे, आर्य थे, वैज्ञानिक थे, उनका उद्देश्य यह था कि आप जेनेटिक विकास पे ध्यान दें। आप जब जेनेटिक विकास पे ध्यान देंगे तो जो काम आप कर रहे हैं वो आपकी पीढ़ी भी करेगी। पहला तो वो काम आपके लिए सुरक्षित रहेगा, कि आपके ये रहेगा कि कम से कम आपकी जीवनचर्या के लिए ये काम तो आपके लिए तय है। फिर आप नहीं करना चाहते, वो काम आपको नहीं रुचिकर लग रहा, तो आप दूसरा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो रुचिकर है, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बच्चों को क्या होता है कि बच्चों को बोलो कि क्या करना चाहते हो, उनके पास तय नहीं रहता कि वो क्या करना चाहते हैं। जिसका उद्देश्य क्लियर है कि उसको क्या करना है, वो तो बहुत अच्छी बात है, मगर कितने लड़के ऐसे होते हैं। और जो अपने अवस्था को शुरू से ही नहीं तय कर पाते कि उनको क्या करना है, अगर उनको कोई फैमिली ट्रेडिशन का बिजनेस मिल जाए तो उनके लिए तो बेहतर होगा ना। उस परिवेश में पढ़े बड़े हैं और वही उनको करना भी है, तो उनका उद्देश्य भी मिल गया। और उस पर चूंकि उनके पूर्वजों के डीएनए से वो आता जा रहा है, इसलिए अनुवांशिक गुण में वह चीज़ में वह बाकी औसत बच्चे से ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। एक आदमी अगर वह पढ़ने में सर्वोत्तम रहा है, लड़ाई में सर्वोत्तम रहा, क्यों कहा जाता है कि महान पूर्वजों के वंशज हैं? तो वंशज क्यों? वो पूर्वज महान थे, वंशज क्यों महान नहीं हो सकते? वंशज इसीलिए महान हो, जब भी महान हो सकते हैं जब वो पूर्वजों से वही काम करते आए हों। जी। मतलब योद्धा से योद्धा आता गया हो। पहलवान के घर में पहली पीढ़ी पहलवान हो, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो चौथी पीढ़ी पहली पीढ़ी से कहीं श्रेष्ठ होती है। हाँ, लेकिन जरूरी है कि चौथी पीढ़ी तक पहलवानी करे, बीच में दूसरे 1-2 पीढ़ी न छूट जाए। तो जो जाति व्यवस्था बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी कि आप जेनेटिक रूप से अपना विकास कर सके। और इससे क्या है कि आपका रोजगार भी सुरक्षित हो जाएगा, आपको पता है आपको क्या करना है, और जो आप कर सकते हो वो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर वो अनुवांशिक गुण आ चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मीन्स जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर है, हाँ, जन्म के आधार पर नहीं। नहीं, इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि जन्म के आधार पर भी है, कर्म के आधार पर भी है। हाँ, आप जन्म के बाद वह कर्म नहीं करना चाहते जो आपके लिए तय किया गया है, तो आप निश्चित ही दूसरा कर्म कर सकते हैं। महान सुधारक पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही तर्क दिया था। उनका उनकी भारतीय समाज के उस समय के जो पुरोधा थे, उनसे और कोई ज़्यादा कुछ मांग नहीं थी। उन्होंने कहा कि आपने एक ऐसी जातीय सिस्टम बना दिया है जिस पे 4 मंजिल हैं, लेकिन उन मंजिलों में चढ़ने की सीढ़ियाँ नहीं है। जो नीचे है, सबसे नीचे, वही दबा कुचला रह जाएगा। उसको ऊपर जाने की सीढ़ियाँ जो आपने तोड़ दी हैं या ब्लॉक कर दी हैं, उसको अगर लाइए तो आपकी व्यवस्था अच्छी।
उन्होंने वर्ण व्यवस्था को शुरुआत में खिलाफत नहीं की, उन्होंने बहुत सारा डिस्कशन किया यहाँ के समाज सुधारकों से, गांधी जी से जब भी उनका डिस्कशन हुआ, वीर सावरकर से डिस्कशन हुआ, बड़े बड़े आचार्यों से डिस्कशन हुआ, तो यही डिस्कशन होता था कि अगर आप वर्ण व्यवस्था की इतनी खूबसूरती बताते हैं तो क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए कि जो शूद्र है वह भी ब्राह्मण बन सके, और जो ब्राह्मण है अगर उसको पढ़ाई लिखाई में उसका रुचि नहीं है, अगर वो शास्त्रों को अच्छे से नहीं जानता, वो वेद उच्चारण अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो जीवन यापन नहीं कर सकता? उसको भी अधिकार है कि वो भी कोई फैक्ट्री कर ले, कोई वो भी लकड़ी का काम कर ले, वो भी घड़ा बना ले, उसको भी अधिकार होना चाहिए ना। तो यह सबके लिए था, लेकिन चूंकि उस समय तक लोग मानसिक मानसिक रूप से पूरी विक्षिप्त हो चुके थे आते आते, तो वो मानने के लिए इस चीज़ में तैयार नहीं थे। और आज की तरह इंटरनेट नहीं था, आज के लिए शोध पत्र नहीं थे, और एक रुतबा भी हो जाता है कि आप लगातार किसी एक ओहदे तक पहुंच जाते हैं तो आप उस ओहदे से अपने आप को कम नहीं समझते, एरोगेंट जो है वो बढ़ जाती है, उसके कारण थोड़ी सी विलक्षण चीज़ें आई। जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि समाज में वर्ण व्यवस्था क्यों जरूरी है और समाज में वर्ण व्यवस्था के क्या सकारात्मक परिणाम हो सकते इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम हैं, और ज़रूरी क्यों है वो तो मैंने आपको जवाब में पहले ही बता दिया कि ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप किसी चीज़ में गुणोत्तर विकास चाहते हैं, हैं? जी। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उन्नत से उन्नत किस्म चाहिए आपको, तो आपको किस्म को हर साल हर बार तराशना पड़ेगा। आप एक दाने को घर में रख लें और उससे चाहें कि हाइब्रिड बन जाए, तो उसको कितनी भी पॉलिश कर दें, उसे खाद के बोरी में डाल दें, उस दाने को जी। उसको गोबर खाद की बोरी में डाल दें, उससे अच्छी पेस्टिसाइड्स की बोरी में डाल दें, उसका विकास नहीं होना जब तक वो मिट्टी में नहीं पड़ेगा, और जब तक उसकी अगली किस्म को फिर नहीं वो अच्छा किया जाएगा। विकास जब ही होता है जब वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, तो ही विकास होता है, एक पीढ़ी में विकास नहीं होता। दूसरी चीज़ है कि आपने कहा क्या सकारात्मक परिणाम है। सकारात्मक परिणाम इसके देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आज के परिवेश में जातिवाद के व्यवस्था में इतनी बातें घृणात्मक हो गई हैं कि लोग सकारात्मक परिणाम को देखना नहीं चाहते। वर्ण व्यवस्था की सकारात्मक परिणाम आपको बता दें कि जब ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार दिया गया कि आपको पढ़ने का अधिकार सबको था, जब तक पढ़ेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, लेकिन पढ़ाई के बाद जो उच्च पढ़ाई है, जो जिस पढ़ाई के का भविष्य भी पढ़ाई है ना, जी। जिस पे पढ़ने के बाद रिसर्च करना है, उसका अध्ययन करना है, जब ये बताया गया तो उसका एक सकारात्मक परिणाम यह था कि ऋषि मुनि जो थे वो आपके वैज्ञानिक बन गए। उन्होंने ज्योतिष का खोज की, जो आज लोग बता रहे हैं, गैलीलियो फादर ऑफ साइंस कहते हैं गैलीलियो को, 400-500 साल पहले था, और उसने जब बताया कि ये धरती के अलावा भी ग्रह हैं और ये धरती सूर्य की परिक्रमा करती है और ये धरती गोल है, तो जो सब आज के डेट में हमारे मॉडर्न साइंस के प्रणेता बने हुए अंग्रेजों को जो कहते हैं उन्होंने विकास किया, सब वही बस जानते थे। तो बता दें कि उन लोगों ने उसको फांसी चढ़ा दी 500 साल पहले, महज 500 साल पहले गैलीलियो को इसलिए फांसी दे दी गई कि उसने बता दिया कि धरती गोल है और सूर्य की परिक्रमा करती है। सोचिए आप, लोग किनको विकास वाला मानते हैं? जो 500 साल पहले यह नहीं जानते थे कि धरती गोल है, यह नहीं जानते थे कि सूर्य परिक्रमा लगाता है, यह नहीं जानते थे कि और भी ग्रह है, और हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले ये बता दिया था जी। कि कितने ग्रह हैं, कब चंद्र ग्रहण पड़ता है, कब सूर्य ग्रहण पड़ता है, उसकी दूरी क्या है, उसकी गति क्या है, उसकी दिशा क्या है, ये सब कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले बता दिया था। और जहाँ क्षत्रिय की बात हो, सौर की बात हो, तो सौर ग्रह हैं तो आपने राम से कृष्ण तक सब देखा है, ठीक है। और युद्ध में आप ये समझिए कि सुदर्शन चक्र से लेकर और परमाणु बम तक, मतलब ब्रह्मास्त्र तक सब बनाया है, वो सब इन्हीं की देन है, हमारे क्षत्रियों की। व्यापार में तो आप भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं? अगर आप व्यापार में शून्य होते या फिर व्यापार में आपको नॉलेज नहीं होता, ये पीढ़ी दर पीढ़ी वाला, तो आप सोने की चिड़िया कैसे बन जाते? भारत में सोने की खदानें नहीं थी, भारत में सोने की खदानें नहीं थी। पूर्व इतिहास भी है कि कहीं खदानें लगाकर सोने का शोषण, वो दोहन नहीं किया गया, फिर भी सोना था ना यहाँ, मतलब दुनिया भर से सोना आता था। और किस माध्यम से आएगा? व्यापार के माध्यम से आएगा। जी बिल्कुल। और व्यापार स्थापित किस पे होगा? व्यापार स्थापित होगा वस्तु पे, पदार्थ पे, और वो पदार्थ और वस्तु कहाँ से आती थी? वह आती थी शूद्रों से। अब शूद्र कह देना,
आज की डेट में पाप लगता है, मतलब कि शूद्र कैसे, मतलब शूद्र मतलब तुमको वो देखा लेटरिन रख के सर पे और वो झाड़ू पोछा बांध के जो दिखाया गया है आपको इतिहास में, इतिहास की किताबों में, वह शूद्र आपको दिखता है। लेकिन शूद्र वह नहीं है, शूद्र वो है जो सर्विस सेक्टर में काम करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करता है। शूद्र कौन थे? शूद्र किसानों को शूद्र बोला गया था। क्यों? क्योंकि वो सर्विस करता है। सर्विस क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों यूनिटों को शूद्र। आज की डेट की दो सबसे भारतीय अर्थव्यवस्था हो या दुनिया की कोई अर्थव्यवस्था, जीडीपी को चलाने वाली सबसे बड़ी जो दो चीज़ें हैं वह है सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसी को सबसे निचली श्रेणी में बताया गया है। जी बिल्कुल। ठीक है। आप ये समझिए कि जो पहले बना दिया, जो पूर्वजों ने बना दिया, वो आज का इतिहासकार कोई नहीं बना सकता। जो शिल्प कलाएं, जो आदर्श वो मतलब निर्माण बनाया गया। ये बताइए, ताजमहल कहते हैं कि शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां ने ईंटें नहीं जोड़ी थी वहां, और मुगलों ने अपने साथ वर्कर नहीं लाए थे अरब से, जी जी है ना। अरब से वर्कर लाते तो अरब में भी कुछ दो चार बिल्डिंगें होती ना ऐसी, जी अफगानिस्तान में होती, मंगोल में होती, तुर्की में होती, कहीं नहीं है ऐसी स्थापत्य कला। ये स्थापत्य कला सिर्फ भारत में है। भारत के आर्किटेक्चर थे, भारत के इंजीनियर थे। भारत की मंदिरों को, आप पुरानी मंदिरों को देखो अब जाके, वो भव्यताएं कभी कोई बना ही नहीं सकता। इतने बेहतरीन स्थापत्य कला। आज के वास्तुशास्त्र के क्या लोग होते हैं? पहले सिविल इंजीनियर होते थे जो भी स्थापित कला करते थे। पहले के आप लोहार देख लो, दुनिया भर में, दुनिया भर के राजा स्टील की जो तलवारें हैं वह भारत से मंगाने के लिए अपनी पूरे पूरे खजाना खाली कर देते थे। यूरोप के इतिहासों को पढ़ो ना, हालांकि उनके पास तो ज़्यादा इतिहास है नहीं, लेकिन आप यूरोप के इतिहासों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के बाद जब उन्होंने पहली बार लिखना शुरू किया, और उसके पहले भी जो तर्किश या फिर बाकी यूनानी यात्री आए हैं, उन्होंने यही बताया कि हमारे राजाओं की आधे से ज़्यादा खर्च तो सिर्फ भारत से जो स्टील की तलवारें आते हैं उनको लिए खर्च करने में हो जाता है। तो सोचिए कि यहाँ का लोहार कितना उत्कृष्ट था, उसकी उत्कृष्टता की सीमा देखिए। क्या आज वो लोहार उत्कृष्ट है? और जब इतना पैसा, इतना भारी भरकम पैसा इन्वेस्ट होता था तलवार पे, तो क्या वो लोहार शूद्र रहा होगा? क्या वो मतलब आज की डेट का शूद्र रहा होगा? क्या वो लोहार इतना निर्धन रहा होगा कि उसके ऊपर अत्याचार हो रहा होगा? जो बंदा भारत मतलब पूरे राजा को सब चीज टैक्स देता है, जो बंदा मतलब जो समाज पूरे गांव के में इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाता है, वो उसके ऊपर क्या अत्याचार हो रहा होगा? आप सोचिए। सोचिए कि जो कारीगरी आज की डेट में एससी कहा जाता है कुम्हार को, कुम्हार की जो कारीगरी, उसे हाइड्रोलिक इंजीनियर उस समय का कहते थे। पानी को मिट्टी से रोक लेना, सिर्फ घड़े की बात नहीं कह रहा हूँ, उनके जमाने की जो अग्रसेन की बौली देख लीजिए आप दिल्ली में जाके, और कितनी ऐसी हर जगह आप जहाँ भी जाएंगे किले वगैरह में वहाँ की बौलियाँ होगी, और उन बौलियों में आज भी लीकेज नहीं होगा। उन बौलियों में झरने होंगे, लेकिन झरने हैं, लेकिन उन झरनों से बाहर जाने की, पानी वहाँ से बाहर कभी नहीं जाता, वहाँ से आता है। कैसी इंजीनियरिंग की उन कुम्हारों ने! ये जो है एक जाति व्यवस्था को आगे चल के वो पूरी कुप्रथा में बदल गई, और उसमें सभी जिम्मेदार हैं। उसमें जिम्मेदार हैं भारतीय समाज के लोग भी जिम्मेदार हैं, जो कि उसको लगातार नहीं अच्छा तरीके से बना पाए। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है जो हम 1000 साल से गुलाम हैं। और जब 1000 साल से गुलाम हैं तो कई चीज़ें तो गुलामी के साथ हमको देन में मिल गई। उन्होंने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया, लोहार को फैक्ट्री बना ली अपनी, और लोहार को हथियार बनाने में, लोहे के औजार बनाने में प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आप ये बताइए कि जो व्यक्ति आज, आप क्या जानती हैं, आपने पत्रकारिता की है, आप पढ़ाई करेंगे, अगर आपको पत्रकारिता आपसे हटा दिया जाए, आपको पढ़ाने को नहीं दिया जाए, आपके रोजगार के सब साधन छीन लिए जाए, तो आप क्या करेंगे? किसी के यहाँ नौकरी करेंगे जाके, जी बिल्कुल। है ना, या फिर कहीं सिक्योरिटी गार्ड के काम करेंगे। अब वो भी नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे? जीवन यापन के लिए कुछ तो चाहिए। जी। तो लेकिन हम ये काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि शूद्रों के साथ हजारों साल से अत्याचार हो रहे हैं। इस अत्याचार का दोषी कौन है? दोषी आप किसे मानते हैं? देखिए, दोषी तो वही अभी मैंने बोला कि दोषी भारतीय समाज भी है, और दोषी भारतीय जो इतिहास लिखने वाले लोग हैं।
आपने इतिहास में इतनी अच्छी बातों को, ठीक है, अगर कुछ समय, ये एक दिन का दोष नहीं है, ये काफ़ी अरसों हजारों साल से ये दोष थोड़ा 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 बना है। तो वो दोष बना है और उस दोष से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन वो वह अपने भयावह रूप में कब आया? वह अपने भयावह रूप में आया जब इस्लाम भारत में आया। क्योंकि जैसा आज आज सबसे गंदा क्या है? शूद्रों की बात सुनते हैं आप, तो शूद्रों में क्या सुनाई देता है? शूद्रों में दिखाई देता है कि महिला ढोने वाले, जी। है ना? अब महिला ढोने वाले का जो जैसा इतिहास है, वो आप ये सोचते हैं कि ये राजाओं के ज़माने से महिला ढोया जा रहा है, लेकिन आप अपनी भारतीय संस्कृति में इतने साल समय आपने पढ़ा है, तो ये देखा है कि भारतीय इतिहास में या भारतीय संस्कृति में शौचालय जैसी कोई चीज़ होती नहीं थी। जी बिल्कुल। बाहर जाते थे, और अभी तक लोग बाहर जाते थे। अभी ये मोदी जी का शौचालय का जो स्कीम मिली, उसमें सबके पास शौचालय हो गया, लेकिन गांव में लोग अभी भी बाहर जाते थे। और जब बाहर जाएंगे तो मैला ढोने की समस्या नहीं है। यह मैला ढोने की प्रथा कब आई? ये टर्की में बहुत थी। मतलब जो पर्सिया था, वो पर्सिया के क्षेत्र में ये है, और इजिप्ट के क्षेत्र में ये संस्कृति थी, और वो संस्कृति टर्किश के साथ भारत आई। और यह इस्लाम के शुरुआती समय नहीं आई, मतलब जब उसका कासिम आया भारत तब नहीं आई, और शायद मोहम्मद गजनबी आया तब भी नहीं आई। यह आई मुग़लों के आक्रमण के साथ, क्योंकि मुग़ल जो थे टर्किश थे, तैमूर लंग के इतिहास में। तो जब वो तुर्की था, वो अरब नहीं था, और वह मुग़ल भी नहीं है। दरअसल जो बाबर वगैरह है वो भी मुग़ल नहीं है, वो भी टर्किश है। वो उनकी जो उनका ख़ानदान है, वो टर्किश को अपना वंशज मानते हैं। जब वह भारत आए तो उनमें वो जो इस्लाम को कट्टर इस्लाम मान चुके थे, और वो इस्लाम में ही हरम की वो होती है। जब वो युद्ध में स्त्रियों को जीतते हैं तो एक हरम बना देते थे, वेश्यालय बना देते थे, और वो एक छोटे से परिसर में, और वहीं उनको रहना होता था, वहीं वो मलमूत्र करती थी, और वहीं राजा भी रहता था, वहीं वो सब गंदगी तो जानते हैं आप उनके इतिहास में। तो उसके लिए उस परिसर में बीमारियां फैलने लगती थी, तो उन परिसरों के जो मल हैं उनको ढोने के लिए वह शूद्रों का इस्तेमाल करते थे। और शूद्र कौन थे? सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमने पढ़ना है और हमने डिस्कशन करना छोड़ दिया है। हमारा अपमान हुआ है, मैं शूद्र हूँ। अगर मेरे के अंदर ये बोध हो गया, तो मैंने शुरू से ही, जब मैं पैदा हुआ तब से मैंने ब्राह्मणों को दोषी मान लिया, अपर कास्ट को दोषी मान लिया। हमने ये कभी नहीं सोचा कि हम अपना इतिहास तो पढ़ें, कि हमने कब मैला ढोया। मैला कभी किसी शूद्र ने नहीं ढोया, मैला हमेशा क्षत्रियों ने ढोया। क्यों? क्योंकि शूद्र इसलिए नहीं ढोते थे कि शूद्र अपना काम करते थे। शूद्र कौन था? शूद्र सब व्यापारी थे, शूद्र सब उत्कृष्ट कारीगर थे, शूद्र किसान थे। तो शूद्र को कोई राज क्यों अपने पास रखेगा मैला ढोने के लिए, जब वो उसको ऑलरेडी कर अच्छा दे रहा है? वह एक किसान, एक कारीगर इतना कर दे देता है कि उसके 4 नौकर पल सकें राज्य के। तो कोई राजा क्यों इनको उठा के शूद्र बनाएगा, क्यों उनसे मैला ढोवाएगा? शूद्र बनते थे वो राजा जो हार जाते थे, वो सिपाही जो युद्ध में हार जाता था, उसको बंदी बना लिया जाता था, और उससे राजकाज के ऐसे ही घिनौने और गंदे काम कराए जाते थे। तो मैला ढोने वाला शूद्र जो है वो अलग है, और जो शूद्र बना दिया गया है वह जाति व्यवस्था से बना दिया गया। इसकी काफ़ी लंबी डिस्कशन है, और हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तो इस पर आपसे ज़रूर मैं इसका डिस्कशन करूँगा कि कैसे हम दिन प्रतिदिन अपनी परंपराओं को भूले, और जो आज के तथाकथित शूद्र हैं उन्होंने अपना इतिहास छोड़ दिया, कि वो उनके ऊपर जिन्होंने अत्याचार किया आज वो उन्हीं के साथ खड़े हैं। जाति व्यवस्था समाज का सबसे बड़ा विषय है। हजारों साल के इतिहास को यूं कुछ मिनटों में और कुछ सवालों से समझा नहीं जा सकता। ऐसे ही हम आगे भी प्रोग्राम करते रहेंगे। आपके पास भानु जी से पूछने के लिए अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।